हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त। मैं अनुपम वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, तो साइंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। जो एनसीईआरटी साइंस की बुक है वहां से डायरेक्ट सेम के सेम क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो आज हम कराने वाले हैं। पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर में पहले तो जान लेते हैं चैप्टर प्लान। चैप्टर प्लान मतलब विषय प्लान। तो इसमें क्या हम पढ़ाने वाले हैं, पहले ये जान लेते हैं क्या हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी। सबसे पहले एक्टिविटी पढ़ाने वाले हैं। और एक्टिविटी कितनी होती है? एक्टिविटी 1.1 से 1.11। दोस्तों, अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं ग्रुप डी में, तो उसमें डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन एक्टिविटी से डायरेक्ट प्रश्न उठ के आए हैं, सेम के सेम। और इसके बाद क्या पढ़ाने वाले हैं? अभिक्रिया का संतुलन। अभिक्रिया का अभिक्रिया का संतुलन और इसके बाद अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार मतलब रिएक्शन बैलेंसिंग और टाइप्स ऑफ रिएक्शन। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। एकदम बहुत ही बढ़िया आपको कंटेंट मिलने वाला है। दोस्तों, जितने भी जो भी इस चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं उठ के, तो सेम के सेम प्रश्न आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं। जो हमारी पहली एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी वो क्या है? पहली एक्टिविटी मतलब 1.1। जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा हो तब आप क्या देखते हैं? पहली वाली जो एक्टिविटी है, जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा हो तब आप क्या देखते हैं? दोस्तों, जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा होगा तो कैसी क्रिया होगी, क्या क्रिया होगी, इसमें देखते हैं। तो जब मैग्नीशियम रिबन जलता है मतलब Mg मैग्नीशियम की क्रिया किससे होगी? जब जल रहा है तो दोस्तों इसकी क्रिया ऑक्सीजन से होगी। किससे होगी? ऑक्सीजन से। और तब बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन दो इस तरफ है, दो का गुणा यहां पे किया, और दो मैग्नीशियम हो गए तो दो का गुणा यहां पे किया, दो का गुणा यहां पे किया। दोस्तों, मैग्नीशियम है सॉलिड और ये है गैस। तो जब इसको जल रहा होगा मतलब जब इसकी दहन होगा, जिसका दहन हो रहा होगा, जब इसका दहन हो रहा होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? मैग्नीशियम
ऑक्साइड। दोस्तों इसमें एक पॉइंट है क्या कि दहन की प्रक्रिया में सफेद ज्वाला होगी। मतलब जब मैग्नीशियम जलेगा, मैग्नीशियम का जो रिबन है जब ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करेगा, मतलब जब दहन होगा तो जो उसकी ज्वाला होगी तो किस कलर की होगी? सफेद कलर की होगी। दोस्तों ये प्रश्न इसी 2022 में आरआरसी ग्रुप डी में दोस्तों ये प्रश्न सेम का सेम ऐसे ही उठ के आया था, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी ये है क्या? इसकी बात करें तो ये धातु का ऑक्साइड है। अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो ये क्षारीय होता है। ये कैसा होता है? क्षारीय। ये थी पहली एक्टिविटी 1.1। बढ़ते हैं दूसरी एक्टिविटी तरफ। दूसरी एक्टिविटी क्या है दोस्तों? सेम के सेम ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, एक्टिविटी 1.2 क्या है कि जब एक परख नली में लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल डाला जाता है, तब आप क्या देखते हैं? दोस्तों ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है। जब एक परख नली में लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल डाला जाता है, तब आप क्या देखते हैं? मतलब लेड नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराई जाएगी। इसके लिए आपको सूत्र पहले मालूम होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki। जब इसकी क्रिया आप कराएंगे तो क्या बनेगा? PbI2 मतलब पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसको बैलेंस जब करेंगे तो NO3 यहाँ पे है और यहाँ PbI2 मतलब I2 है तो 2 का गुणा यहाँ पे कर लेंगे। जब 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो K2 हो गया। अब 2 का गुणा यहाँ पे कर लेंगे, 2 का गुणा यहाँ पर कर लेंगे। अब ये क्रिया बिल्कुल संतुलित है। ये क्या है? ये है लेड नाइट्रेट और ये है
पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। इसके अगर कलर की बात करें तो ये सफेद कलर का होता है। किस कलर का? सफेद कलर का। ये है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, और ये पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये है पोटेशियम नाइट्रेट। ये लेड आयोडाइड जो है ये एक अवक्षेप है, ये एक अवक्षेप है। ये थी अपनी दूसरी एक्टिविटी। दोस्तों सेम का सेम ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये प्रश्न जो है ये आ भी चुका है, एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ, यानी एक्टिविटी 3 1.3 एक्टिविटी 1.3। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें मिलाया जाता है, जिंक में मिलाया जाता है। किसमें? जिंक में मिलाया जाता है, तो जिंक के दानों का क्या होता है? तो जिंक के दानों का क्या होता है? क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन आएगा? ये हमारी तीसरी एक्टिविटी है, ये हमारी तीसरी एक्टिविटी है कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ मिलाया जाता है, जिंक के साथ मिलाया जाता है, तो जिंक के दानों का क्या होता है? जिंक के दानों का क्या होता है? क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन होगा? क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन होगा? तो देखते हैं क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्रिया किसके साथ कराई जाएगी? जिंक के साथ। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? ZnCl2 जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जिंक। जब इन दोनों की क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड जो ये जो क्लोरीन होता है, ये जो क्लोरीन होता है ये जिंक को चारों ओर से बुलबुलों से घेर लेता है, बुलबुलों से घेर लेता है। दोस्तों ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है मतलब यह Cl और जिंक जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। अगर बात करें कि इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है यानी 1.3, इसमें कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? तो इसकी अगर अभिक्रिया की बात करें तो इसमें
विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया अगर इंग्लिश में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये इसमें अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया क्यों है? विस्थापन अभिक्रिया क्यों है? बात यहां पे आती है कि विस्थापन अभिक्रिया कैसे पता चला कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों जब भी कोई अभिक्रिया हो रही हो, जब भी कोई अभिक्रिया हो रही हो और जैसे इस तरफ जो एरो के इस तरफ होता है ये अभिकारक होता है, अभिकारक होता है, और जो एरो के इस तरफ होता है वो होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। तो जब अभिकारक क्रिया करके अगर उसके अणु किसी दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, किसी दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और कोई उत्पाद बना दे, एक अणु अलग होकर किसी दूसरे के साथ जुड़ जाए और कोई उत्पाद बना दे, मतलब जहां पे खुद था वहां से विस्थापित हो गया और किसी दूसरे के साथ जुड़ गया, किसी दूसरे के साथ जुड़ गया, तो क्या होगा? इसमें विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ये तो हो गई HCl की क्रिया जिंक के साथ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की। सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जड़ेन से कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 की क्रिया जब जड़ेन से कराएंगे तब क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 प्लस H2 मतलब ZnSO4 क्या है? ZnSO4 जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। जहां पर भी SO4 लगा होगा वहां पे सल्फेट होता है, जहां पर भी SO4 लगा होगा वहां पर सल्फेट होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं इसी को। अगर इसी को हम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें कौन सी अभिक्रिया है? सेम वही अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी विस्थापन अभिक्रिया है। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया जब हो जाए, धातु की अभिक्रिया किससे हो जाए? अम्ल के साथ हो जाए, तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब बढ़ते हैं 1.4 एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 दोस्तों आज हम आपको पूरी एक्टिविटी कराने वाले हैं। एक्टिविटी मतलब 1.1 से लेके 1.11 तक, और ऐसे ही सेम जैसे हम कराने वाले हैं ऐसे ही सेम के सेम प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में, बिल्कुल हूबहू मिलेंगे। तो बढ़ते हैं 1.4 की तरफ। क्या बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम में पानी डालने पर कोई परिवर्तन होगा? एक्टिविटी नंबर 4 क्या है? एक्टिविटी नंबर 4 क्या है? क्या बीकर में
किसी बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम में पानी डालने पर कोई परिवर्तन होगा, क्या कुछ परिवर्तन होगा? तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, CaO, और इसी को दोस्तों क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम भी इसी को कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को क्विक लाइम, इसी को क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड में किसकी क्रिया करानी है? पानी डाला जाएगा, यानी जल के साथ इसकी क्रिया होगी। तो क्या कोई परिवर्तन होगा? तो क्या कोई परिवर्तन होगा? अब जब इन दोनों की क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस ये बनेगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो इसका उपयोग घरों की सफेदी में भी किया जाता है, घरों की सफेदी में भी किया जाता है। दोस्तों ये जो क्रिया है, अब इसमें ये जो रिएक्शन है, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? जब दोस्तों दो अभिकारक मिलकर कोई एक उत्पाद बना दें, कोई एक उत्पाद या एक कंपाउंड बना दें, मतलब यौगिक, कोई एक कंपाउंड बनाए, जब दो अभिकारक मिलकर कोई एक उत्पाद बनाए तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? तो दोस्तों अगर उस अभिक्रिया की बात करें तो योगज अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया, या फिर इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसी को दोस्तों बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग घरों की सफेदी में किया जाता है, इसी को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों अगर आ रहा हो आपको मजा तो करना क्या है? आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और सभी दोस्तों के पास शेयर करना है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहा है दोस्तों, हूबहू आपको सेम प्रश्न आपको मिलने वाले एग्जाम में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम आपको कराने वाले हैं। सभी एक्टिविटी अब एक्टिविटी बढ़ते हैं, एक्टिविटी कितनी हो गई? 4, अब एक्टिविटी बढ़ते हैं 5 की तरफ। एक्टिविटी 5 यानी 1.5। तो क्या आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल के रंग में, क्या आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? कोई परिवर्तन देखते हैं जब उन्हें क्वथन नली में, जब उन्हें क्वथन नली में बर्नर या स्पिरिट लैंप की, बर्नर या स्पिरिट लैंप की लौ पर गर्म किया जाता है, लौ पर गर्म किया जाता है।
मतलब फेरस सल्फेट क्रिस्टल के रंग में क्या आप कोई परिवर्तन देखते हैं जब उसे बर्नर या स्पिरिट की लौ पर गर्म किया जाता है। तो करना क्या है इसमें, सिर्फ पहले तो फेरस सल्फेट का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो FeSO4 ये होता है फेरस सल्फेट। इसे करना क्या है, सिर्फ आपको गर्म करना है बर्नर पे, तब क्या बनेगा, ये क्या है फेरस सल्फेट। जब इसको गर्म करेंगे फेरस सल्फेट को, तो किन किन अणुओं में टूटेगा, तो एक तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और किसमें टूटेगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा क्या, FeSO4। अब इसको बैलेंस करना है क्या, कि यस यहां पर एक है और यहां पर दो हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर Fe2 है तो यहां पे 2 का गुणा कराएंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा 4, तो 4 दूना 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे O4 है और 2, अगर आगे 2 दोस्तों जब लगा है तो मतलब जितने भी उसमें तत्व हैं सभी 2 हो जाएंगे, 2 लगा हो या 3 लगा हो, जितने का आगे गुणा हो रहा हो उतने ही तत्व हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे हमने 2 का गुणा कराया, क्यों, यहाँ पर Fe2 है तो हमने यहाँ का 2 गुणा कराया। अब अगर ऑक्सीजन देखें तो 4 दूना 8, ऑक्सीजन 8 हो गए, और इधर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 3 2 5 और 3 8। अब ये अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है। अब यह अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है। अगर दोस्तों इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन में हुआ क्या है, मतलब कौन सी अभिक्रिया इसमें लागू हुई, कौन सी अभिक्रिया इसमें अप्लाई हुई है कि ये 3 प्रोडक्ट निकल के आए, एक कंपाउंड से ये 3 अलग अलग यौगिक निकल कर आए, मतलब 3 अणुओं में टूट गया। कोई यौगिक जब टूटता है तब उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, जब दोस्तों कोई एक यौगिक अपने से 2 या 2 से अधिक अणुओं में कभी टूटे, 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूटे, तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों ये जो अभिक्रियाएं हम बता रहे हैं ना आपको, अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एकदम हूबहू एकदम सेम आपको ऐसे ही पूछेगा। FeSO4 को जब जलाया जाता है तो ये प्रोडक्ट आपको सेम ऐसे दिया होगा, आपसे पूछेगा कौन सी अभिक्रिया इस रिएक्शन में लागू हो रही है, तब आप क्या बताएंगे, कि इसमें वियोजन अभिक्रिया लागू हो रही है। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, क्या है, फेरिक ऑक्साइड। दोस्तों जितने भी हम यौगिक बता रहे हैं, जितनी भी रिएक्शन करा रहे हैं, आपको अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन करना है। जितने भी फार्मूले बता रहे हैं वो तो जरूर लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर आपको फार्मूला जब तक नहीं याद होगा आप कोई भी अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे या उसे संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। अगर फेरिक ऑक्साइड की बात करें तो जब टूटेगा, यानी FeSO4 जब गर्म किया जाएगा लौ पर, तो इसका फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, भूरे कलर का। फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होगा, भूरे कलर का होगा। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है बढ़िया से समझ में, तो करना क्या है, आपको लाइक जरूर करना है और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को करते हैं सब्सक्राइब
तो हमारा बढ़ता है मोटिवेशन और हम में आती है आपके सब्सक्राइब करने से ऊर्जा। तो दोस्तों आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक क्लिक करना आपको सब्सक्राइब पे, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। बढ़ते हैं 1.5 हो गया, अब बढ़ते हैं अगली क्रिया की तरफ, अगली एक्टिविटी की तरफ। कौन सी एक्टिविटी? एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 यानी 1.6 उसमें है क्या? जब लेड नाइट्रेट पाउडर वाली जब लेड नाइट्रेट पाउडर वाली क्वथन परख नली को क्वथन परख नली को आग पर गर्म किया जाता है, आग पर गर्म किया जाता है, तब आप क्या देखते हैं? तब आप क्या देखते हैं? जब लेड नाइट्रेट पाउडर वाली क्वथन नली को गर्म किया जाता है, परख नली को जब गर्म किया जाता है, तब आप क्या देखते हैं? तब आप क्या देखते हैं? तो लेड नाइट्रेट तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? दोस्तों हमने बता चुके हैं अभी, इसके शायद पहले जो या 1.3 शायद क्रिया थी उसमें हमने लेड नाइट्रेट का फार्मूला बताया। लेड नाइट्रेट का क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। और इसको जब गर्म किया जा रहा है, इसको जब गर्म किया जा रहा है तो कितने प्रोडक्ट्स में टूटेगा? कितने प्रोडक्ट में ये टूटेगा? एक तो बनेगा लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये 3 प्रोडक्ट में टूटेगा, ये 3 प्रोडक्ट में टूटेगा। ये क्या है? ये है लेड नाइट्रेट। ये क्या है? लेड ऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन। अब बात करें, हाँ, क्या ये जो अभिक्रिया है क्या संतुलित है? ये जो अभिक्रिया है तो क्या यह संतुलित है? तो अभी ये संतुलित नहीं है, अभी ये संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जैसे अगर ब्रैकेट लगा है यहाँ पे लिखा है NO3 का होल ट्वाइस, मतलब जितने भी तत्व ब्रैकेट के अंदर हैं, सभी के कितने अणु हैं? 2-2। अगर ट्वाइस लगा है तो 2-2, थ्राइस लगा है तो 3-3। मतलब अगर पीछे लगा है तो जितने ब्रैकेट में होंगे सिर्फ और सिर्फ वही। अगर आगे लगा है तो जितने भी तत्व दिए होंगे सभी के सभी उतने ही होंगे जितने का उसमें मल्टीपल हो रहा होगा। तो इसमें अब यहां पर दोस्तों अपक्रिया जब संतुलित की जाती है तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो अभिकारक था उससे जो हमारे और अन्य कंपाउंड बने, अन्य यौगिक जो बने दूसरे, उसमें इस तरफ से इस तरफ में क्या अंतर है? इसमें हमने देखा कि यहां पर NO3 का होल ट्वाइस है, मतलब जो N है वो 2 है। N के कितने अणु हैं? 2। अगर N के अणु 2 हैं तो सबसे पहले यहां पर 2 का गुणा करा लें, सबसे पहले यहां पर 2 का गुणा करा लें। और अगर यहां पर आप 2 का गुणा करा लिए हैं तब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अब ऑक्सीजन देखें कितने हो गया? यहां पर 3 दूना 6, यहां पर 3 दूना 6 और यहां पर
2 दूना 4, 2 6, 1 7, यहाँ पर 7 हो गए, यहाँ पर 2 का गुणा नहीं, अब यहाँ पे करा लें 4 का गुणा, यहाँ पर करा लें 4 का गुणा। अगर यहाँ पे 4 का कराया है तो यानी नाइट्रोजन कितने हो गए 4, अगर नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, तो यानी 2 का गुणा आप यहाँ करा लें, 2 का गुणा आप यहाँ कराएंगे जब, तो लेड तो 2 हो गया, तो 2 का गुणा आप यहाँ करा लें। अब देखते हैं 3 दूना 6, 2 12, यानी 12 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 दूना 8, 2 10। अब यह अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है, अब यह अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है। तो कौन सी ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही होगी, इसमें कौन सी अभिक्रिया अप्लाई हो रही होगी, ये हम कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? अगर आपके सामने एग्जाम में ये रिएक्शन आ जाए, ये रिएक्शन आ जाए और आपसे पूछ दे इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही होगी, और ऑप्शन में आपको दे देगा वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर और कुछ दे देगा, तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे कि इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? हमने क्या बताया, जब एक यौगिक, जब एक अभिकारक, जब एक कंपाउंड कई अपने से 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में टूटता है, अपने से 2 या 2 से अधिक यौगिक में टूटता है, तो उसमें कौन सी क्रिया होती है? उसमें होती है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया? वियोजन अभिक्रिया, इसमें होती है वियोजन अभिक्रिया। अब बात करते हैं ये जो PbO है, ये जो PbO है, इसके कलर की अगर बात करें, इसके कलर की बात करें तो ये येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। ये थी हमारी एक्टिविटी 6। ये कौन सी एक्टिविटी? 6। दोस्तों सेम के सेम अगर आप एनालिसिस देख रहे होंगे तो सेम के सेम हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो अब बढ़ते हैं 1.7 एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी 7 क्या है? पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हम दोनों इलेक्ट्रोडों पर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड यानी कैथोड और एनोड, तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले के गठन का निरीक्षण करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले के गठन का निरीक्षण करते हैं। ये बुलबुले परख नली में पानी को विस्थापित कर देते हैं। ये बुलबुले परख नली में पानी को विस्थापित कर देते हैं। ये है अपना एक्टिविटी 7। ये है एक्टिविटी नंबर 7। मतलब जब पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जब दोनों इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले का गठन निरीक्षण करते हैं तो ये बुलबुले परख नली में पानी को विस्थापित कर देते हैं। तो इसमें करना क्या है? सिर्फ जल का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, सिर्फ जल का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तब क्या निकलेगा? एक तो हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऑक्सीजन निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर 2 का गुणा करा दें, हाइड्रोजन 4 हो गया,
यहाँ पर 2। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोडों पर, बात करते हैं इलेक्ट्रोडों पर। तो हाइड्रोजन कहां पर होता है? कैथोड पर। कहां पर? कैथोड पर हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन एनोड पर। ऑक्सीजन एनोड पर, ऑक्सीजन एनोड पर। और अगर बात करें इसमें अणुओं की, इसमें बात करें अणुओं की, तो इसमें किसके अणु ज्यादा हैं? ऑक्सीजन से जस्ट 2 गुना, ऑक्सीजन से जस्ट 2 गुना हाइड्रोजन के अणु हैं, हाइड्रोजन के अणु हैं। जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो से पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी पानी को वैद्युत दिया जा रहा होगा, पानी को बिजली दी जा रही होगी, तब ये अपक्रिया होती है, तब यह अपक्रिया होती है। थोड़ी सी में से और बात करते हैं क्या कि जब हाइड्रोजन को, जब हाइड्रोजन को, जब हाइड्रोजन को लैंप के संपर्क में ले जाएंगे, जब हाइड्रोजन को लैंप के संपर्क में ले जाते हैं तो इससे पॉप साउंड, इससे पॉप साउंड यानी बोले तो एक जलने की आवाज आती है, जलने की आवाज, उसी को पॉप साउंड कहते हैं। जलने की जो आवाज होती है, तो दोस्तों अगर जैसे बात करें, जैसे भविष्य में हम बात कर रहे हैं कि हम पानी से चलाएंगे बाइक, पानी से चलाएंगे गाड़ी, तो कैसे चलाएंगे? यही सेम प्रक्रिया उसमें होती है, यही सेम प्रक्रिया उसमें होगी, तभी हम पानी से वाहन चला सकते हैं। मतलब बात कर रहे हैं पानी से वाहन चलाने की, तो यही प्रक्रिया होगी। जब जल का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा, जब जल को विद्युत के साथ, उसमें जब वैद्युत प्रक्रिया होगी जब जल में, तब क्या हाइड्रोजन जलेगा, हाइड्रोजन जलेगा तो उसी से जो वाहन चलेंगे, तो उसी से वाहन चलेंगे, ये बात आती है। अब बढ़ते हैं 1.8 की तरफ। ये होगा अपनी 7 अपक्रियाएं। दोस्तों पूरी एक्टिविटी कितनी है? पूरी एक्टिविटी है 11, एक्टिविटी 11 है, तो हम 7 नंबर तक कवर कर चुके हैं। और अब बढ़ते हैं 1.8 की तरफ, 1.8 की तरफ। तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सिल्वर क्लोराइड के रंग का क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड के रंग का क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में जब सिल्वर क्लोराइड आता है तब उसका क्या होता है? मतलब सिल्वर क्लोराइड, इसका फार्मूला क्या होता है? AgCl। इसको जब प्रकाश में लाएंगे, सूर्य के प्रकाश में इसको संपर्क में लाएंगे, मतलब जाहिर सी बात है कि ये टेम्परेचर इसका मतलब गर्म होगा, तब क्या होगा? तो ये सिल्वर अलग हो जाता है और इससे क्या निकलती है? क्लोरीन गैस। क्या निकलती है? क्लोरीन गैस। ये निकलती है क्लोरीन गैस। और यहाँ पर अगर Cl2 2 है तो यहाँ पर 2 का गुणा करा लीजिए, और यहाँ पर अब यह क्रिया
पूर्ण रूप से संतुलित है। अब यह क्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है। अगर बात करें AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, अगर आप क्रिया की इसमें बात करें, कौन सी अपक्रिया है हो रही है इसमें, तो इसमें है तो वियोजन अपक्रिया, लेकिन कौन सा वियोजन अपक्रिया? अगर इसे प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश में के संपर्क में आ रहा है तो इसमें होगी प्रकाशीय वियोजन। ये है 1.8। आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.9। एक्टिविटी 1.9 एक्टिविटी 1.9 क्या है? क्या कि जब आयरन की अपक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं, जब आयरन की अपक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तब हम क्या परिवर्तन देखते हैं? तो इसमें जब आयरन मतलब Fe की क्रिया किससे कराएंगे? कॉपर सल्फेट से CuSO4 से कराएंगे, तब हम क्या देखते हैं कि बन जाता है क्या? फेरिक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। ये जो CuSO4 होता है, ये किस रंग का होता है? तो ये नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। और अगर ये क्या है? ये है फेरिक सल्फेट। क्या है? फेरिक सल्फेट। ये है फेरिक सल्फेट। अगर इसकी बात करें तो ये होता है ग्रीन कलर का, यानी हरे रंग का। जो फेरिक सल्फेट निकलता है ये किस रंग का होता है? हरे रंग का। और इसमें अगर अपक्रिया बात करें, तो इसमें कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया। इसमें कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया। एक इस तरफ जो होता है वो क्या होता है? अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। और जो इस तरफ होता है वो क्या होता है? उत्पाद। ये क्या होता है? उत्पाद। जब अगर इस मतलब कोई यौगिक है और जिसके साथ में है उससे अगर अलग होके किसी और तत्व के साथ जुड़कर जब कोई कंपाउंड बनाता है, जब कोई यौगिक बनाता है, किसी और अपनी जगह से विस्थापित हो जाए तो उसमें कौन सी क्रिया होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अपक्रिया। दोस्तों जो ये अपक्रियाएं हम बता रहे हैं ना, कौन सी अपक्रिया है इसमें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कौन सी अपक्रिया है यही बता रहे हैं। और जो
ये बताया कि फेरिक सल्फेट का कलर हरे रंग का होता है और ये कॉपर सल्फेट का नीले रंग का होता है। जब इसकी अपक्रिया कराते हैं तो क्या निकलता है, फेरिक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। ये दोस्तों कौन सी थी, 1.9। और इसमें अपक्रिया की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। गला यार बैठने लगा दोस्तों, गला बैठने लगा है। लेकिन जो हमने कितनी अपक्रिया एक्टिविटी 9 करा दी, 2 एक्टिविटी और कराएंगे, एक्टिविटी 1.10 मतलब 10वीं जो एक्टिविटी है वो क्या है, जो 10वीं एक्टिविटी है वो क्या होता है जब एक परत नली में क्या होता है जब एक परत नली में 3 मिली सोडियम सल्फेट के 3 मिली सोडियम सल्फेट के घोल में 3 मिली बेरियम क्लोराइड, घोल सल्फेट के घोल में 3 मिली बेरियम क्लोराइड घोल मिलाया जाता है। घोल मिलाया जाता है। ये एक्टिविटी 10वीं है। क्या होता है जब एक परत नली में 3 मिली सोडियम सल्फेट के साथ 3 मिली बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया जाता है, तब आप क्या देखते हैं, तो क्या होता है। सोडियम सल्फेट की अगर बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, Na2SO4। इसकी क्रिया किससे कराएंगे, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। क्या उत्पाद बनेगा, एक तो बनेगा बेरियम सल्फेट और क्या बनेगा, NaCl। तो यहाँ Na2 है, यहाँ पर 2 का गुणा करा दिया, Cl2 है तो Cl2 बेरियम सल्फेट। अब ये अपक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है। अगर इसमें बात करें कौन सी अपक्रिया इसमें लागू हो रही है, तो इसमें जो तत्व है, ये जो यौगिक है, जो पहला यौगिक है और जो दूसरा यौगिक है, इसका एक अणु एक दूसरे के साथ विस्थापित हो रहा है। मतलब Na जो था वो क्लोरीन के साथ अपनी अपक्रिया बना लेता है और NaCl बन जाता है, और जो सल्फेट था वो बेरियम के साथ अपक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना देता है। तो इसमें अगर क्रिया बात करें तो द्विविस्थापन, अगर इंग्लिश में बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो जाता है। मतलब ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है। ये क्या है, बेरियम सल्फेट। ये क्या है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड अब दोस्तों बचती है अपनी लास्ट एक्टिविटी 1.11।
आज ये पहला चैप्टर है एक्टिविटी यानी रिएक्शन का, उसमें सबसे पहले हमने आपको कराया एक्टिविटी। तो अब 10 हम एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके हैं और ये है लास्ट एक्टिविटी 1.11। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जब हम तांबे को चीनी मिट्टी के बर्तन में गर्म करते हैं, जब हम तांबे को चीनी मिट्टी के बर्तन में गर्म करते हैं, तब हम क्या देखते हैं, तब हम क्या देखते हैं, जब हम तांबे को चीनी मिट्टी के बर्तन में गर्म करते हैं तब हम क्या देखते हैं। तो अगर हम तांबा की बात करें तो कॉपर को ही तांबा कहते हैं, कॉपर को ही तांबा कहते हैं। तो Cu हो जाता है कॉपर तांबा। चीनी मिट्टी के बर्तन में गर्म करते हैं। अगर कोई चीज गर्म होती है या फिर जलती है तो जाहिर सी बात है उसकी जो अपक्रिया हो रही होगी किसके साथ हो रही होगी, ऑक्सीजन के साथ। दोस्तों जब अगर कोई चीज जलेगी तो जब तक उसे वो चीज ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगी तब तक वो जलती नहीं है। तो इसकी कॉपर की क्रिया किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 का गुणा करा लें और यहाँ पर 2 का गुणा करा लें, ये अक्रिया संतुलित हो गई। और अगर बात करें कौन सी इसमें अक्रिया है, कौन सी अक्रिया इसमें, तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब योगज अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो जब कोई 2 तत्व मिलकर, जब कोई 2 अभिकारक मिलकर अगर एक कंपाउंड या एक यौगिक बना दें तो उसमें क्या होता है, संयोजन क्रिया। मतलब जुड़ जाए आपस में उनका योग हो जाए तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक पॉइंट लिखना है कि जब हम कॉपर को गर्म करते हैं तो O2 से जुड़ता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो ये थी आज की हमारी 11 एक्टिविटी, ये थी हमारी आज की 11 एक्टिविटी। दोस्तों उम्मीद करते हैं बढ़िया एकदम शानदार तरीके से आपको समझ में आई होंगी। और अगर आई है आपको समझ में, दोस्तों ये जो हमने एक्टिविटी आप कराए हैं तो इसमें बहुत आप मेहनत लगी है। ये जो हम एक्टिविटी आपको करा रहे हैं अपने खुद के नोट से कराए हैं, अपने खुद के नोट से हम कराए हैं। अगर आपको चाहिए अब इसकी पीडीएफ तो आप टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल है मेरा, यही सर्च कर सकते हैं, लेट्स साइन अवर फ्यूचर, लेट्स साइन अवर फ्यूचर। दोस्तों उसमें हमारे हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिल सकते हैं। उसमें हैंड राइटिंग नोट्स इसकी पीडीएफ उसमें मेरे हाथ द्वारा लिखी हुई आपको मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल पे और इस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सभी दोस्तों के पास शेयर करना है, सभी दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर कर देना है। ये मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप करते हैं ये सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपके सब्सक्राइब करने से, आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से और कमेंट करने से हमारा जो हौसला है वो बढ़ता है। तो आपसे यही चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि वो सभी दोस्त जो
आने वाले फेस में ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, आपको यहां से 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेगा। आपको यहां से 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेगा। अगर आप कर रहे हैं एनालिसिस तो आपको अभी तक यहां से कम 6 से 7 प्रश्न मिल चुके होंगे। 6 से 7 प्रश्न मिल चुके होंगे दोस्तों। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है उससे सेम के सेम हूबहू वही प्रश्न आप वहां एग्जाम में उठ के आ रहे हैं। तो आज का यही सेशन अब कराते हैं। नेक्स्ट दिन जो अब क्रियाएं हैं वो हम आपको सारी बताएंगे। जो विस्थापन अभिक्रिया के आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो अभिक्रिया के प्रकार होते हैं वो बताएंगे, कितने प्रकार की क्रिया होती है। आज का सेशन यहीं तक, और मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।